ये है 1800s। आप कुछ खास फील नहीं कर रहे हो। आपने बहुत वक्त से काफी कम पैसों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, जिससे आपकी बॉडी में दर्द है। पर तभी आप देखते हैं कि एक क्राउड गैदर हो गई सिर्फ एक आदमी को सुनने के लिए, जिनका नाम है क्लार्क स्टैनली या द रेटलस्नेक किंग। और क्लार्क क्राउड को बता रहा होता है उसकी डिस्कवर की हुई ये इनक्रेडिबल मेडिसिन, जो कि ना सिर्फ मसल पेन को रिलीव करती है बल्कि स्प्रेन्स, ब्रूसेस, सोर थ्रोट्स, फ्रॉस्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट्स और कई डिफरेंट एलिमेंट्स को भी ठीक करती है। लोगों की लाइन लग गई है इस चीज को खरीदने के लिए, और फिर आप भी लाइन में जाते हैं और अपने लिए एक बॉटल खरीदते हैं और उसे एक घुट पी लेते हैं। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ क्लार्क स्टैनली, द ओरिजिनल स्नेक ऑयल सेल्समैन। प्रेजेंट डे में स्नेक ऑयल सेल्समैन जैसा फ्रेज यूज हो सकता है स्कैमर को डिस्क्राइब करने के लिए जो जानबूझकर लोगों को फ्रॉडुलेंट सामान बेचता है और उन्हें ठगने की कोशिश करता है, एक कॉन मैन। और इस सब के लिए क्लार्क स्टैनली रिस्पॉन्सिबल है। बट एक प्लॉट ट्विस्ट, स्नेक ऑयल में जेन्युइन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। यू सी, स्नेक ऑयल को अमेरिका में चाइनीज इमिग्रेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें रेल रोड्स बनाने के लिए लाया गया था। दिन भर की कमर तोड़ देने वाली मेहनत के बाद वो आपस में होम ग्रोन रेमेडीज को शेयर करते थे, जिससे दर्द कम हो जाए और सुकून मिले। क्योंकि चाइना में चाइनीज वाटर स्नेक से निकाला हुआ ऑयल, जो सेंचुरीज तक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था, उससे जॉइंट एलिमेंट्स ठीक होते थे, जैसे अर्थराइटिस। कुछ मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज में इसे सही माना गया है। ट्रेडिशनल स्नेक ऑयल को एनालाइज करने पर पाया गया है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जापान के रिसर्चर्स को ये पता चला है कि चाइनीज सी स्नेक ऑयल खाए हुए चूहों में मेजेस और स्विमिंग सीखने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। अब मुझे गलत मत समझना, स्नेक ऑयल कोई बहुत ही बड़ा मेडिसिन नहीं है जो काफी ज्यादा रेफरेंस ले आए। बट पॉइंट है, इसकी शुरुआत लोगों को फेक मेडिसिन देकर पैसे बनाने के इंटेंशन से नहीं हुआ था। ये सिंपली लोगों में एक जेन्युइनली यूजफुल चीज के तौर पर स्प्रेड हुआ। पर आज के टाइम पर स्नेक ऑयल को शेडी स्कैम्स के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है? इसका रीजन है कि कुछ लोगों को चाइनीज स्नेक ऑयल से काफी बेनिफिट मिला। ये बात अमेरिकन वर्किंग क्लास में आग की तरह फैल गई, जिससे जल्द ही ऑल ओवर द कंट्री चाइनीज स्नेक ऑयल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि अमेरिका में चाइनीज वाटर स्नेक्स नहीं पाए जाते और चाइनीज माइग्रेंट्स के घर से इनफ ऑयल इंपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था, जिससे यूएस की एवर ग्रोइंग डिमांड को पूरा किया जा सके। डिमांड बढ़ते ही जा रही थी और सप्लाई का कोई तरीका नहीं था। इस वजह से स्कैमर्स के लिए दरवाजे खुल गए, जहां वो स्नेक ऑयल को अपने तरीके से क्रिएट करने लगे, जिसे वो ऑब्वियसली उतना ही अच्छा बताने लगे जितना कि ओरिजिनल ऑयल था। और यहीं पर हमारे स्टोरी के हीरो, हमारे टाइगर क्लार्क स्टैनली की एंट्री हुई। क्लार्क स्टैनली या द रेटलस्नेक किंग ने बताया कि वो टेक्सास से आए हैं। क्लार्क ने यह दावा किया कि जब वो एक डेकेड तक काउबॉय बन के काम कर रहे थे, उन्होंने 1800s का काफी वक्त एरिजोना की होबी ट्राइब के साथ बिताया था। लोगों ने उन पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने स्पेशल स्नेक ऑयल मेडिसिन बनाने का सीक्रेट नॉलेज उन्हें बता दिया, जिसे स्टैनली ने इंप्रूव करके मार्केट का मोस्ट पोटेंट स्नेक ऑयल बना दिया। ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, बट सिर्फ एक कहानी थी। किसी ने भी इसके बारे में कभी कंफर्म नहीं किया और ना ही इसका कोई एविडेंस है। सच्ची स्टोरी ये हो सकती है कि क्लार्क ने अमेरिका में इसके हाई डिमांड के बारे में सुन लिया होगा और रेटल स्नेक्स को यूज करके अपना फेक वर्जन बना लिया हो, जो अमेरिका में ही अवेलेबल था, और इसके सपोर्ट के लिए एक स्टोरी बना ली। उनके क्लेम्स का कोई मेडिकल एविडेंस ना होने के बाद भी क्लार्क हर किसी को यही बताते थे कि अगर उन्हें कोई जॉइंट पेन हो या कोई और एलिमेंट्स हो, तो क्लार्क स्टैनली की स्नेक ऑयल लिनेमेंट की एक बॉटल से उन्हें काफी आराम मिल सकता है। शुरुआत में तो क्लार्क बस एक स्टीरियोटिपिकल स्मॉल टाइम शेडी सेल्समैन थे। वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करते हुए अपने मिरेकल क्योर की एक बॉटल एक वक्त पर अनसस्पेक्टिंग लोगों को बेच देते थे। क्योंकि क्लार्क वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्नेक ऑयल के क्रेज को ट्रूली कैपिटलाइज किया था, पर फिर भी वो उन लोगों में पहले नहीं थे जो सेंसलेस कहानी बनाकर मेडिसिन को बेचते थे। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बनने से पहले मेडिसिन के सेल पर कोई एक्चुअल रेगुलेशन नहीं थे। कोई भी इंसान गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना अपने प्रोडक्ट बेच सकता था, इस दावे के साथ कि इसमें वो सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज है जो उन्हें चाहिए। एज अ रिजल्ट, बिना किसी मोरल्स के कई एंटरप्रेन्योर्स ने पेटेंट मेडिसिन नाम की चीजें बनाने लग गए।
इसे वाइड रेंज ऑफ पेन्स एंड इलनेस को ट्रीट करने के नाम से एडवर्टाइज किया जाता था, बट उन्होंने इसमें यूज किए हुए इंग्रेडिएंट के बारे में कभी रिवील नहीं किया। ये बस एक सीक्रेट फॉर्मूला था जिसका मतलब इनमें कुछ भी हो सकता था, एंड thus मोस्ट ऑफ द टाइम ये बस कुछ इंग्रेडिएंट्स के रैंडम मिक्स थे जो ना जाने कैसे थे। जब पेटेंट मेडिसिन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में, 1800s तक आते आते दूसरे कंट्रीज में इंपोर्ट किया जाने लगा और जल्द ही यूएस स्कैमर्स को रियलाइज हो गया कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट उनके खुद के बनाए हुए टॉनिक्स और एलिक्सर्स इंपोर्टेड मेडिसिन से ज्यादा फायदेमंद है। इसकी वजह से और यूजलेस पेटेंट मेडिसिन आने लगे। इनफैक्ट अगर आपने मेरी स्टोरी ऑफ कोक वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि कोका कोला की शुरुआत भी इन्हीं पेटेंट मेडिसिन में से एक हुई। हाउएवर 1800s में इतने सारे डिफरेंट पेटेंट मेडिसिन आने पर मार्केट इन चीजों से भर गया, क्योंकि हर किसी ने ये क्लेम किया हुआ था कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स है वो सबको ठीक कर सकते हैं, और इस वजह से स्कैमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्टैंड आउट कर पाना मुश्किल हो गया। इसीलिए क्लार्क स्टैनली जैसे उन सारे मोस्ट सक्सेसफुल पेटेंट मेडिसिन सेलर्स में एक बात कॉमन थी, उनकी सेल्स पिच काफी हद तक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थी। वो किसी नए शहर में एंटर करके मेन स्ट्रीट में शॉप खोलते थे और ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई शो करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे। वो इससे एक मेमोरेबल मोमेंट बना सकते थे जिसमें ये हाफ कार्निवल लगे और हाफ सेल्स पिच। इन मेडिसिन सेलर्स की सबसे कॉमन टैक्टिक्स थी क्राउड में पेड एक्टर्स को भेजना, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट की काफी एडवर्टाइजमेंट्स करते थे और दूसरों को भी इसे खरीदने के लिए एनकरेज करते थे। क्राउड के लोगों को लगता था कि वो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, बट वो सिर्फ एक्टर्स होते थे जिनका काम पैसे निकलवाना होता था। शो के खत्म होने के बाद और बहुत सारी फेक मेडिसिन बेचने के बाद वो अगले शहर ट्रैवल करते थे और किसी नए प्लेस पर सेम चीज रिपीट करते थे। ऐसा करने वाले काफी लोग थे, बट ऐसा कहा जाता है कि क्लार्क स्टैनली ने सक्सेसफुल पेटेंट मेडिसिन सेलर्स के ट्रिक्स को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया और फिर एक अटेंशन ग्रैबिंग शो क्रिएट करने का डिसाइड किया। और फिर 1893 में शिकागो के वर्ल्ड्स फेयर में क्लार्क स्टैनली को पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उस वक्त ये यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का लार्जेस्ट पब्लिक इवेंट था और वहां क्लार्क ने अपना एक छोटा सा स्टैंड बना लिया जहां वो स्पेशल फॉर्मूला लोगों के सामने बनाकर दिखाते थे। ऑफ कोर्स उन्हें गोल्डन रूल पहले से ही पता था, जो था पूरी जान लगा दो। क्लार्क ने अपने साथ एक बड़ा बैग लाया था जिसमें सांप भरे थे और वो उन्हें बैग में से निकाल कर और ऑडियंस के सामने ही बीच से काट कर उसे बॉइलिंग वाटर में डाल देते। फिर वो उसके ऊपर से फैट छील कर निकाल देते और अपने सीक्रेट मिक्सचर्स के साथ मिक्स कर देते और लोगों के सामने स्नेक ऑयल बनाकर दिखाते। ये शो काफी इंप्रेसिव था और स्नेक्स को यूं ही सबके सामने काट देने वाली बात को काफी अटेंशन मिला, और इसी से क्लार्क की ये स्नेक शो बहुत अटेंशन ग्रैब की और उनके सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्लार्क के थिएट्रिक्स ने उन्हें काफी सारे इनिशियल कस्टमर्स तो दिलवा दिए, पर उन्हें दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने बेवर्ली मैसाचुसेट्स में एक फैक्ट्री खोली जिसे वो लार्ज क्वांटिटीज में स्नेक ऑयल बना सके। वो उस वक्त के बाकी सारे पेटेंट मेडिसिन सेलर से ज्यादा बड़े स्केल पर ऑपरेट करने लगे, जिससे उनका काम और ज्यादा ऑथेंटिक लगने लगा। 1901 तक क्लार्क कंट्री के लार्जेस्ट स्नेक ऑयल सेल्समैन बन गए। मार्केट में ये सबसे बड़े थे और इसी वजह से उन्होंने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन किए। इनफैक्ट उनके प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो गए थे कि क्लार्क को नॉकऑफ्स तक फेस करना पड़ा जो पर्पसली उनके बॉटल के लुक को कॉपी करते थे। उन्होंने सबको वार्न किया था कि कोई भी ऐसे वर्थलेस इमिटेशंस में ना आए जिसे फ्रॉड बेच रहे थे। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि खुद क्लार्क ने भी ऐसे ही अपनी शुरुआत की थी। बट ये देखने में वियर्ड लग सकता है कि क्लार्क ने फेक स्नेक ऑयल बेचने के लिए इतनी अच्छी मार्केटिंग की थी, बट अब लोग उनके ही प्रोडक्ट्स के फेक वर्जन बनाकर बेच रहे थे। बट इन इमिटेटर्स के होने के बावजूद क्लार्क स्टैनली की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, एटलीस्ट तब तक जब तक उन्हें अपने क्लेम्स को प्रूफ न करना पड़े। ट्वेंटियथ सेंचुरी के स्टार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि अब उन्हें उन अनचेक्ड पेटेंट मेडिसिन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। उन्होंने 1906 में प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट पास किया। इसे फूड और मेडिकेशंस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही उनको पकड़ना शुरू किया जो गलत लेबल लगाते थे और अनसैनिटरी कंडीशंस में अपने प्रोडक्ट बनाते थे। ऑल्दो इन रियलिटी इस एक्ट को मेनली शिकागो के मीट पैकिंग इंडस्ट्री पर होने वाले पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, जो गवर्नमेंट का पहला टारगेट था। इसका मतलब ये कि यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे डॉजी पेटेंट मेडिसिन गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी नहीं था, जिससे क्लार्क को अपना फॉर्मूला बेचने का टाइम मिल रहा था। पर वो ज्यादा देर नहीं बच पाए। 10 साल बाद ही एफडीए बनाई गई जिसने पूरा अटेंशन स्नेक ऑयल और दूसरे पेटेंट मेडिसिन पर देना शुरू किया।
ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत हुई मार्केट के सबसे पॉपुलर ब्रांड जो था क्लार्क स्टैनली का स्नेक ऑयल लिनेमेंट। रिसर्च करने पर पाया गया कि रैटल स्नेक ऑयल में ट्रेडिशनल चाइनीज वाटर स्नेक से आधे से भी कम अमाउंट में ओमेगा 3 होता था। सो क्लार्क ने जितने प्रोमिसेस और क्लेम्स किए थे कि ये जेन्युइन चाइनीज स्नेक ऑयल से ज्यादा इफेक्टिव है, वो तो इसके पास भी नहीं थे। However, it got worse जब FDA ने 1916 में क्लार्क के प्रोडक्ट को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि उनकी बनाई हुई मेडिसिन में बिल्कुल भी स्नेक ऑयल नहीं था। उनमें सिर्फ कुछ मिनरल ऑयल जिसे 1% बीफ फैट के साथ मिक्स किया गया था और कुछ चिली पेपर्स और एक चुटकी कपूर और टर्पेंटिन की जिससे इसमें खुशबू आए। बेसिकली क्लार्क के मिरेकल क्यूर से होने वाले बेनिफिट्स मोस्टली प्लेसिबो इफेक्ट के रिजल्ट्स थे। कुछ का कहना है कि क्लार्क ने डिस्टिंक्टिव स्मेल के लिए ऐड किए हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स से इंसिडेंटली कुछ माइनर हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे थे, बट एक बात क्लियर थी कि उनके किए हुए वादे सच नहीं थे। अब अगर वो रियल चाइनीज स्नेक ऑयल बेचते भी तो वो उनके बेनिफिट्स को लेकर जोर शोर से एडवर्टाइज करते, बट एटलीस्ट वो वही बेचते जो वो क्लेम कर रहे थे। तो बात आई यहाँ पे कि उनके प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का स्नेक ऑयल नहीं था और लोगों को ये पता नहीं था कि उन्हें स्नेक ऑयल बेचने के लिए नहीं बल्कि फेक स्नेक ऑयल बेचने के लिए कन्विक्ट किया गया था। इन द एंड ये पूरा एक स्कैम बन के सामने आया जिसमें जो क्लेम किया जा रहा था उससे एकदम ही डिफरेंट चीज बेची जा रही थी। ये एक फ्रॉड था और ऐसे ही स्नेक ऑयल सेल्समैन टर्म का जन्म हुआ जो ऑफकोर्स क्लार्क स्टैनली के जाने के बाद भी चलता रहा। वर्स्ट पार्ट इज क्लार्क के अपने ही कस्टमर्स को डेकेड्स तक मिसलीड करने के बाद और अपने विक्टिम से पैसे लेने के बाद भी क्लार्क पर अपने प्रोडक्ट को मिसब्रांडिंग के लिए सिर्फ $20 का फाइन लगा। उन पे फॉल्सली और फ्रॉडुलेंटली अपने प्रोडक्ट को सारे दर्द का रेमेडी क्लेम करने के लिए चार्ज लगाया गया था। इन सब के बाद भी ये आज के $550 जितना ही फाइन था। और इसी तरह द रैटल स्नेक किंग अपने ऊपर लगने वाले सारे सीवियर चार्जेस से आखिरी वक्त तक बचे रहे, जिसके रिजल्ट में स्नेक ऑयल सेल्समैन को बुरे टाइटल के तौर पर देखा जाने लगा। अब ऑल्दो क्लार्क ने लोगों को ट्रिक करने के लिए अच्छा शो किया, बट वो इस लिस्ट के उन सब लोगों से ज्यादा इंप्रेसिव नहीं। ये है मेरी मिनी सीरीज जिसमें मोस्ट इनफेमस स्कैमर्स और कॉन आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है। इसमें पॉन्जी स्कीम, एक कॉन मैन ने आईफिल टावर बेच दिया था के साथ साथ एक आदमी जिसने एंटायर कंट्री को ही बेच दिया था के साथ साथ और भी क्रेजियस्ट स्टोरीज इंक्लूडेड हैं। बस आप स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करिए, मैं आपसे वही मिलता हूँ। चीयर्स।